Hello everyone, you're welcome on our YouTube channel Literary Blood. In this video, we are going to read Introduction to Drama as you can see on your screen. मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले अपने सिक्स सेमेस्टर के अंदर है, इसमें इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ड्रामा जो है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो स्टार्टिंग हम इंट्रोडक्शन टू ड्रामा से कर रहे हैं एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ड्रामा। लेट्स बिगिन। द टर्म ड्रामा comes from the Greek verb dram। एक ग्रीक वर्ब है, ग्रीक वर्ब नॉट वर्ड, वर्ब है। वर्ब मीन्स कोई एक्शन वर्ड। तो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर एक वर्ब है ड्राम, जिससे ये लिया गया है, जिससे ये निकला है। कौन? हमारा शब्द ड्रामा। और उस ड्राम वर्ब का मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है टू डू or to act. So drama is one of the most dynamic forms of literature. लिटरेचर की जो डायनेमिक फॉर्म्स हैं उनमें से एक है हमारा ड्रामा। इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड द वे वी प्रोड्यूस अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। तो जो ड्रामा है उसको लिटरेचर की बाकी जो फॉर्म्स हैं उसकी तरह प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। एंड इट कैन नॉट बी एन्जॉयड एंड इंटरप्रेटेड द वे वी एन्जॉय एंड इंटरप्रेट अदर जॉनरास ऑफ लिटरेचर। तो इसको ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं बाकी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की तरह, ना ही आप क्या कर सकते हैं इसको बाकी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की तरह इन्जॉय कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रेट मीन्स अंडरस्टैंड, समझना किसी चीज़ को, ठीक है। तो ना तो इसको लिटरेचर की बाकी फॉर्म्स की तरह समझा जा सकता है, मतलब इंटरप्रेट किया जा सकता है, ना ही इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब लिखा जा सकता है, यू कैन से। और ना ही इनको आप क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं बाकी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की तरह। क्यों नहीं कर सकते एंजॉय, क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ये चीज़ें आगे आप पढ़ेंगे। देन the word drama can be understood and interpreted in different context। अगर आप समझें कि जो ड्रामा शब्द है, ड्रामा वर्ड है, इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है, समझा जा सकता है, इंटरप्रेट किया जा सकता है इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट तरीक़ों से। जैसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हर एक वर्ड का मीनिंग जो है वो अलग अलग होता है, उसी तरीके से इसका मीनिंग भी अलग अलग है। इसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से आप लोग समझ सकते हो। इन पॉपुलर कॉन्टेक्स्ट इट मीन्स एनी काइंड ऑफ माइमेटिक परफॉर्मेंस विच सेटिस्फाइज द प्रिमिटिव ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू डेराइव प्लेयर फ्रॉम एन एक्ट ऑफ इमिटेशन। ड्रामेटिस्ट imitates a form of nature, कॉमेडी, ट्रेजेडी और ट्रेजिक कॉमेडी। मतलब जो ड्रामा है उसको जो अंडरस्टैंड करते हैं आप, वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो जो पॉपुलर कॉन्टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग जो ड्रामा है वो एक तरह की माइमेटिक परफॉर्मेंस है। माइमेटिक काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि किसी चीज़ की इमिटेशन करना, या माइमेटिक फॉर्म उसको बोल सकते हो। तो वो क्या करती है, इस तरीके की प्रेजेंटेशन है जिससे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या करने की कोशिश करते हैं, प्लेजर लेने की कोशिश करते हैं, एंजॉय करने की कोशिश करते हैं इस फॉर्म को। और इसके अंदर क्या है, इन्जॉयमेंट जो है आपका, वो इमिटेशन जो है, एन्जॉयमेंट है, वो किसी भी तरीके की हो सकती है। मे बी इन द फॉर्म ऑफ माइम, या तो वो माइम की तरह हो सकती है, माइम की फॉर्म में हो सकती है। माइम जो है आपने कभी देखा होगा, माइम में क्या होता है, जो एक्टर्स होते हैं वो बोलते नहीं हैं, वो म्यूट होते हैं। एक तरह से आप कह सकते हो कि वॉइस नहीं होती, वो विदाउट जो है अटरेंस
ऑफ एनी काइंड ऑफ वर्ड बिना बोले, बिना किसी शब्द को प्रनाउंस किए, बिना बोले अपना जो मीनिंग है वो एक्शंस के थ्रू, अपने जेस्चर्स के थ्रू कन्वे करने की कोशिश करते हैं। तो उस तरीके से भी हो सकता है। कॉमेडी, मतलब कॉमेडी होती है जिसमें जोक्स होते हैं, हंसाया जाता है लोगों को, हास्य होता है, ह्यूमर होता है, तो वो भी हो सकती है। ट्रेजेडी हो सकती है, ट्रेजेडी जिसमें कोई गंभीर घटना, सीरियस सिचुएशन या किसी का डाउनफॉल दिखाया गया होता है। और ट्रेजिक कॉमेडी, कॉमेडी और ट्रेजेडी का मिक्सचर, ट्रेजिक कॉमेडी भी हो सकती है। एंड द ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट कौन है? ड्रामा को लिखने वाला, जो ड्रामा को लिखता है उसको अपन ड्रामेटिस्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो ड्रामेटिस्ट है इमिटेट्स अ फॉर्म ऑफ नेचर, एक नेचर की जो फॉर्म है उसको वो इमिटेट करता है। ह्यूमन बिहेवियर है, नॉर्मली जो हमारी डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं उसको वो इमिटेट करता है। देन एंड क्या करता है? इमिटेट्स अ फॉर्म ऑफ नेचर एंड रीशेप्स इट, और उसको रीशेप भी करता है। मतलब अगर वो किसी चीज़ को कॉपी कर रहा है, अगर वो किसी चीज़ की इमिटेशन कर रहा है, तो वो सिर्फ इमिटेशन नहीं करता, बल्कि उसके इमिटेशन के साथ साथ उसको क्या करता है? रीशेप भी करता है। तो इसीलिए उसको आप क्या कह सकते हो? दस ही और शी इज़ बोथ, क्या है? बोथ इमिटेटर और क्रिएटर, कि वो इमिटेटर भी है, क्रिएटर भी है। इमिटेटर इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी एक चीज़ की जो नेचर आप कह सकते हो उसको इमिटेट किया, उसके नेचर को, फिर उन्होंने उसी को क्या किया? रिक्रिएट किया, उसमें कुछ एक एडिशन की चीज़ों की। तो वो क्रिएटर भी है और वो इमिटेटर भी है। मोर स्पेशली द ड्रामा इज़ अ प्ले रिटन फॉर इनैक्टमेंट बाय द एक्टर्स ऑन रिलीजियस, सेक्युलर और मंडेन अफेयर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो सिंपल शब्दों में आप कह सकते हो कि जो ड्रामा होता है वो लिखा ही इस तरीके से जाता है कि उसको जो एक्टर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे स्टेज के ऊपर, ठीक है। स्टेज पे उसको परफॉर्म किया जाएगा बेसिकली, ठीक है। जैसे कोई मूवी है, जब वो मूवी नहीं होती, मतलब स्क्रीन पे नहीं होती, परफॉर्म नहीं किया गया होता, उससे पहले जब उसको लिखा जाता है तो उसको बेसिकली आपने सुना होगा क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट बोलते हैं। जो एक्टर्स जब बोलते हैं ना कि मैं स्क्रिप्ट याद कर रहा था, तो वो स्क्रिप्ट क्या है? डायलॉग्स हैं उनके। तो वो मूवी जब लिखी गई तो महज वो क्या थी? डायलॉग्स थे। तो ड्रामा में भी क्या है? हमारे पास डायलॉग्स ही होते हैं सिर्फ। तो उन डायलॉग्स को लिखा किस वे में जाता है? इस वे में ये सोच के लिखा जाता है कि जो एक्टर्स हैं जब इसको परफॉर्म करेंगे तो इस टोन में वो इनको बोलेंगे, इस तरीके से इनको स्टेज के ऊपर जो है प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। और उस ड्रामा का जो टॉपिक है वो कोई भी हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, ह्यूमन बींग्स की डेली लाइफ के ऊपर बेस्ड हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी वो हो सकता है। इन वाइडली एक्सेप्टेड सेंस, drama is a performative art in which a group of actors play the role of certain characters before the audience। तो एक जो वाइडली एक्सेप्टेड सेंस है, नॉर्मली जो डेफिनेशन दी जाती है ड्रामा की, उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि जो ड्रामा है वो क्या है? एक परफॉर्मेटिव आर्ट है। परफॉर्मेटिव आर्ट मीन्स जिसको परफॉर्म किया जा सकता है। जैसे आप कहें कि जो पोइम है, पोइम को ड्रामा के रूप में प्रेजेंट थोड़ी किया जा सकता है, तो वो जो ड्रामा है वही परफॉर्मेटिव आर्ट है। पोइम तो परफॉर्मेटिव आर्ट नहीं होती, या कोई और जॉनरा आप कहो, वो परफॉर्मेटिव आर्ट नहीं हो सकता, पर ड्रामा जो है वो बेसिकली परफॉर्मेटिव आर्ट होता है, ठीक है। देन जो ड्रामा है, ड्रामा इज अ जॉनरा, as a genre is different from poetry and novel precisely in the sense that they appeal to solitary readers। जो ड्रामा है एज अ genre अगर हम देखें तो वो क्या है? वो क्या है? डिफरेंट है किससे? पोइट्री से एंड नॉवल से। जो ड्रामा है वो क्या नहीं है? वो पोइट्री नहीं है, और वो क्या नहीं है? नॉवेल नहीं है। क्यों नहीं है? पोइट्री आपने कभी पढ़ी होगी, यूजुअली आप पोइट्री पढ़ते हैं, पोएम्स पढ़ते हैं। पोएम्स के अंदर, पोइट्री के अंदर क्या होता है?
एक मीटर, एक राइम स्कीम के अकॉर्डिंग जो है वो पोइट्री लिखी जाती है, उसकी एंडिंग जो लाइंस है वो देखी जाती है, एक म्यूज़िकल उसके अंदर टोन बन रही है, लिखा जाता है उसको एक पैटर्न के अकॉर्डिंग। नॉवेल क्या होता है? एक लॉन्ग स्टोरी, ठीक है, एक पूर्ण बुक के रूप में, कंप्लीट बुक, एक पूरी बुक आप कह सकते हो, बहुत बड़ी स्टोरी। तो ड्रामा जो क्या है, ना तो वो पोइट्री है ना ही वो नॉवेल है, तो इन दोनों फॉर्म से, दोनों जॉनरा से ये डिफरेंट है, प्रिसाइजली इन द सेंस दैट दे अपील टू सॉलिटरी रीडर्स। दूसरा डिफरेंस क्या है? पहला तो मैंने आपको बताया उनके राइटिंग स्टाइल में। दूसरा डिफरेंस आप कह सकते हो, क्योंकि जो पोएम है और आप कह सकते हो जो नॉवेल है, वो क्या करते हैं? सॉलिटरी रीडर को अपील करते हैं। मतलब पोएम को आप लोग अपने रूम के अंदर बैठे हुए कभी भी पढ़ सकते हो, बोर हो रहे हो नॉवेल को उठा के पढ़ सकते हो, ड्रामा नहीं पढ़ सकते। ड्रामा क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि ड्रामा तो परफॉर्मेटिव आर्ट है, उसको तो स्टेज के ऊपर देख ही पाओगे, डायलॉग्स को पढ़ोगे भी तो वो जो उसका फील है, वो जो एक्चुअली कन्वे किया गया है जिस तरीके से, डेफिनेटली वो चीज़ आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे बाय रीडिंग। बट जो पोइम है या फिर नॉवेल है, शॉर्ट स्टोरी किसी भी तरीके की अदर जो जॉनराज है, उसको आप पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हो, इसलिए भी ये डिफरेंट है। ड्रामा ऑन द अदर हैंड, जो ड्रामा है इज़ रिटन फॉर द ऑडियंस, ये तो ऑडियंस के ही लिए लिखा जाता है, परफॉर्म करने के लिए ही ये लिखा जाता है। देन ऑडियंस की अगर बात करें, द ऑडियंस हैज़ वेरिंग डिग्रीज ऑफ टेस्ट। ऑडियंस के अंदर भी क्या होता है? वेरिंग डिग्रीज ऑफ टेस्ट, क्वालिफिकेशन and other reception and response to the performance depends upon their knowledge of conventions and agreement about what audience will accept, how the story will be told, and the degree of their intellectual and emotional involvement and engagement with the audience, with the action of the play. So ऑडियंस की यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर अपन कहें कि एक ड्रामा जो है, वो ड्रामा क्या किया जाता है, मान लो वो ड्रामा किसके लिए लिखा जा रहा है? ऑडियंस के लिए लिखा जा रहा है। तो क्या ऑडियंस सारी एक जैसी होती है? एक ड्रामा स्टेज पे प्ले किया जा रहा है, उसको 100 लोग बैठे देख रहे हैं, तो क्या 100 के 100 लोग एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से वो ड्रामा देख रहे हैं? आप लोग मान लो 10 फ्रेंड हो, 10 फ्रेंड मूवी देखने गए हो, तो 10 ने वो मूवी देखी, तो क्या आप 10 लोग जो आपके ग्रुप है, क्या 10 के 10 को वो मूवी एक ही जैसी लगेगी? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसी आपको लगी सुपर डुपर हिट लगी, क्या आपकी फ्रेंड को भी वो सुपर डुपर हिट लगेगी? जो कैरेक्टर आपको लगा कि वो बहुत अच्छे से डायलॉग्स को कन्वे कर रहा था, बोल रहा था, किसका गेटअप अच्छा था, क्या वो आपके फ्रेंड को भी वैसा ही लगेगा? क्या उस ड्रामा के अंदर जो बैकग्राउंड था, जो सेटअप था, क्या वो आपके फ्रेंड्स को भी वैसा ही लगेगा जैसा आपको लगा? तो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस। तो इसी से हमें पता चलेगा कि जो ऑडियंस है, वो ऑडियंस सारी एक जैसी नहीं होती। ठीक है? क्यों क्यों एक जैसी नहीं होती? क्योंकि जो ऑडियंस है, उसके जो टेस्ट हैं, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, वो डिफरेंट हो सकती है। आप 10 लोग जो हो, आपका जो ग्रुप है, आप 10ओं का टेस्ट जो है वो अलग अलग हो सकता है। आप में से किसी को हॉरर पसंद होगा, जॉनरा जो हॉरर मूवीज़ पसंद होंगी, किसी को रिलीजियस थीम्स के ऊपर बनी हुई पसंद होएंगी, किसी को बायोपिक्स ज़्यादा अच्छी लगती होएंगी, किसी को एक्शन मूवीज़, एडवेंचरस मूवीज़ ज़्यादा पसंद होंगी। सो ऑडियंस जो होती है, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है एक दूसरे से, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि जो पढ़ी लिखी ऑडियंस है, ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड, हाईली इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, उनका
पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज़ को देखने का डिफरेंट हो सकता है, मतलब एक ही मूवी को देखने के पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि जो ऑडियंस है उसके जो टेस्ट, उसके अग्रीमेंट डिफरेंट हो सकते हैं। किसी चीज़, कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो आपके फ्रेंड को हो सकता है वो बिल्कुल भी पसंद ना आए। तो ऑडियंस हमेशा एक तरह की नहीं होती, ठीक है। Then, the degree of satisfaction and enjoyment thus varies from person to person. Degree of satisfaction और degree of enjoyment, कि कोई person किसी चीज़ को full enjoy कर रहा है, हो सकता है दूसरा उसको enjoy ना करे। Degree of satisfaction भी different है। कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी है, कोई ड्रामा आपको बहुत अच्छा लगा है, आप उससे सेटिस्फाइड हो, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे ही उससे जो है सेटिस्फाई होंगे। तो डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन और एन्जॉयमेंट जो है वो पर्सन टू पर्सन क्या करती है, वेरी करती है। वेरी करती है मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। क्लियर है? देन to see a dramatic performance is a more exciting experience than to read a novel or a poem. किसी भी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस को देखना ज़्यादा एक्साइटिंग, ज़्यादा जोशपूर्ण आपके लिए हो सकता है, अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। किससे अच्छा? देन टू रीड अ नॉवेल और अ पोएम, किसी पोएम को पढ़ने से, किसी नॉवेल को पढ़ने से। क्यों? बिकॉज आप कह सकते हो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट वॉक्स एंड टॉक्स बिफोर योर आइज। वॉक्स एंड टॉक्स मतलब वॉक करती है, मतलब एक्टर जो है आपके सामने एक्ट करते हैं। टॉक मतलब आपके सामने वो डायलॉग्स को कन्वे करते हैं। एक जीता जागता आप कह सकते हो कि स्टोरी आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। वो करेक्टर्स जो बुक के अंदर थे, जो ड्रामा आपको देख के ऐसा लग रहा था कि ये बोरिंग है बुक के ऊपर लिखा हुआ, जैसे ही वो लोग करेक्टर्स बन के आपके सामने स्टेज के ऊपर आके वही स्टोरी कन्वे कर रहे हैं, तो आपके लिए वो बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस हो जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप कह सकते हो कि नॉवल पढ़ने से या पोएम पढ़ने से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस आपका होता है जब वो ड्रामा आपके सामने परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। देन although drama is a continuously evolving as an art form, it makes a heavy demand on the mind and imagination of audience, because everything that is the material for literature cannot necessarily be the material for drama. जो ड्रामा है वो कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, कॉन्टीन्यूसली डेवलपमेंट हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर। और इसके अंदर बेसिकली जो भी चीज़ें लिटरेचर के अंदर होती हैं वो सारी चीज़ें मटेरियल नहीं हो सकती ड्रामा का। कोई भी जो ड्रामा के अंदर जो है, लिटरेचर के अंदर जो चीज़ें है, मतलब ड्रामा एक लिखा गया रिटन फॉर्म के अंदर जो भी चीज़ें उसके अंदर हैं, ज़रूरी नहीं है कि जब उसके ऊपर उसको परफॉर्म किया जाएगा तो सारी चीज़ें एज इट इज़ उसके अंदर आएंगी, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि रिटन में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टेज पे परफॉर्म करनी मुश्किल है। देन डिस्पाइट द इंक्रीज एंड इनोवेशन इन द theatrical paraphernalia, paraphernalia मीन्स इक्विपमेंट्स, थिंग्स, या आप बोल सकते हो स्टफ, जो चीज़ें आप में यूज़ करते हैं, दैट इज paraphernalia, एंड द theatrical techniques, everything cannot be represented on the stage। कि चाहे बहुत इंक्रीज आ गया है पैरेंफ्रेलिया के अंदर, चीज़ों के अंदर जिन्हें आप स्टेज पे यूज़ कर सकते हैं ड्रामा परफॉर्म करते टाइम, पर फिर भी हमारे पास इतनी भी चीज़ें नहीं हैं कि आप हर एक सीन को जो ड्रामा के अंदर लिखा गया है, हर एक चीज़ को आप स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर दें या ऑडियंस को दिखा दें। ये हम इस चीज़ के लिए अभी भी वो रेडी आप कह सकते हो कि नहीं है, या ये पॉसिबल भी नहीं है। There are many vital elements in the action of the play which are conveyed to the audience through symbols, soliloquies, and suggestions, and through offstage sound and utterance। तो बहुत सारे आप कह सकते हो इंसिडेंट ऐसे होते हैं किसी भी ड्रामा के अंदर जिसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, सिंबल्स के थ्रू, सॉलिलोकी एक आप कह सकते हो स्पीच जो होती है लॉन्ग, या फिर सजेशन, या फिर साउंड या अटरेंस के द्वारा, ठीक है। जैसे जो करेक्टर है, मान लो कोई XYZ कोई एक पर्सन है हमारे ड्रामा के अंदर,
वो बंदा क्या सोच रहा है। स्टेज के ऊपर वो बैठा हुआ है, ड्रामा आपके सामने परफॉर्म किया जा रहा है, स्टेज के ऊपर वो पर्सन बैठा हुआ है, वो साइलेंट है, वो कुछ नहीं बोल रहा, वो बिल्कुल क्या है, चुप है। पर फिर भी उसके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, उसके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, वो कुछ सोच रहा है, पर वो सोच क्या रहा है हमें उस चीज़ का नहीं पता। क्यों? वो तो चुप है, वो तो साइलेंट है। तो इसकी जो सोच है, वो क्या सोच रहा है, उसको कैसे कन्वे किया जाता है, पीछे से बैकग्राउंड से क्या आती है, साउंड आती है। तो वो चीज़ हमें कैसे पता चली, साउंड से पता चली। ठीक है, सिंबल से पता चलती हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे मान लो किसी का मर्डर है, किसी की डेथ हो चुकी है बाहर, तो उसको अपने सीरियल्स में देखा होगा कैसे बताया जाता है। मान लो किसी चीज़ को, किसी लेडी को, किसी पर्सन को नहीं पता कि उस पर्सन की, फलां पर्सन की डेथ हो चुकी है, तो वो एक सिंबल दिखा देते हैं। मान लो किसी फ़ोटो के ऊपर उन्होंने हार लटका हुआ दिखा दिया, हार लटका दिया, तो वो एक तरह से सिंबल हो जाता है कि इस पर्सन की डेथ हो चुकी है, हालांकि डायरेक्टली मर्डर वहाँ पे नहीं दिखाया। या वो सिंपली क्या कर देते हैं, साउंड ही ऐसी प्ले कर देते हैं जिससे कि बड़ा सीरियस सा माहौल हो जाता है। तो वहाँ पे पता चल जाता है कि जो कोई ना कोई मिस हैपनिंग हो चुकी है, क्योंकि सारी मिस हैपनिंग, सारे इंसिडेंट को स्टेज पे वो नहीं दिखा सकते। तो काफ़ी सारे सिंबल्स को वो यूज़ करते हैं। Then the most common events like traveling, an outdoor game, volcanic eruption, etc. cannot be easily represented on the stage. तो ये जो आप कह सकते हो डिज़ास्टर्स भी हो सकती हैं, ट्रैवलिंग भी हो सकती है, कोई आउटडोर गेम है, क्रिकेट है मान लो, वॉल्केनिक इरप्शन है, वॉल्केनो का इरप्ट होना, और ट्रैवलिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जैसे मूवीज़ में तो आप देख लेते हैं, पर स्टेज के ऊपर इनको दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो उनको भी कैसे दिखाते हैं, वो साउंड्स के थ्रू दिखाते हैं। देन द ड्रामेटिस्ट uses some sound or light techniques to create the desired effect of the dramatic events on the mind of the audience। ठीक है, तो वो साउंड के थ्रू दिखाया जाता है। मान लो अपन कॉलेज में स्टेज के ऊपर कोई प्ले दिखा रही हैं, तो वहाँ पे अपन ने दिखाना है कि प्लेन जो है वो जो है अराइव कर चुका है। तो वहाँ पे आप कैसे दिखाएंगे, प्लेन तो वहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे प्लेन के पहुँचने की क्या दिखा देंगे, आप साउंड प्ले कर देंगे, और वो जो कैरेक्टर होगा वो ऐसे रिएक्ट करेगा कि मान लो सच में वहाँ प्लेन आ चुका है। तो ऑडियंस के माइंड पे भी कैसा इफेक्ट जाएगा कि हाँ सच में वहाँ पे क्या आया है, प्लेन आया है। तो इस तरीके का साउंड ही हमें क्या कर देता है, अपना मैसेज कन्वे करने में हेल्प कर देता है। कौन सा मैसेज, वो इंसिडेंट जो स्टेज पे दिखाना पॉसिबल नहीं है। आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। देन any murders, human copulations, and rape scenes are shown through symbols, gestures, and sounds conforming to cultural and mortal imperatives of the society। कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कह सकते हो कि दिखाना मुश्किल, बिल्कुल ही मुश्किल है। जैसे जिसके अंदर क्राइम्स हो सकते हैं, किसी भी तरीके का क्राइम हो सकता है, मर्डर हो सकता है, रेप हो सकता है, कोई भी क्राइम है जिसको स्टेज के ऊपर दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो उसको भी वो करेंगे, कैसे दिखाएंगे, जेस्चर्स, सिंबल, साइन या साउंड। तो बेसिकली तीन ही चीज़ें हैं जिसके थ्रू वो दिखाते हैं, तीन चार चीज़ें, जिसमें साउंड आ जाएगी, सिंबल आ जाएगा, जेस्चर्स आ जाएंगे। ठीक है, जेस्चर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, लाइटनिंग आ जाएगी। ठीक है, मान लो उन्होंने वेदर ऐसा दिखाना है जिसमें लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की कंडीशन है, तो उसमें वो दोनों चीज़ों को यूज़ करेंगे, है ना, साउंड का भी यूज़ करेंगे और लाइट का भी यूज़ करेंगे, फिर ही वो वैसा वेदर क्रिएट कर पाएंगे। तो बेसिकली ये चार चीज़ें होती हैं, एक दो और भी टेक्निकल जो है ऐड हो सकती हैं इसके अंदर। तो ये चीज़ें जो हैं वो उस मैसेज को, उस इंसिडेंट को कन्वे करने में हेल्प करती हैं ड्रामेटिस्ट की, जिनको वो एक्चुअली नहीं दिखा सकता स्टेज के ऊपर। देन फॉर इंस्टेंस, in British drama, female actors did not appear on stage until the mid 16th century। mid 16th के अंदर
because acting was not deemed a credible profession and considered immoral for women to appear on stage. तो जो 16 तक भी क्या था, मिड 16 तक क्या था, जो वेमेन थी, जो औरतें थी, उनके लिए एक्टिंग के प्रोफेशन को अच्छा नहीं माना जाता था. उनको लगता था ये प्रोफेशन जो है वो सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल्स के लिए नहीं है. तो उस टाइम तक उनको दूर रखा जाता था एक्टिंग से. तो उनके जो औरतें तो होती थी, फिर भी करेक्टर्स तो ड्रामाज में होते ही थे फीमेल, पर जो एक्टिंग होती थी उसमें फीमेल्स को अलाउड नहीं था. तो जो ड्रामाज परफॉर्म होते थे वहाँ पे जो फीमेल कैरेक्टर्स के जो रोल्स होते थे उनको कौन प्ले करता था, उसको भी कौन प्ले करता था, फीमेल्स के रोल्स को मेल्स प्ले करते थे. तो आगे आप जो है इसको जानोगे. द फीमेल रोल्स इन शेक्सपियर्स प्लेज वर परफॉर्म्ड बाय यंग बॉयज़. तो फीमेल के रोल्स को कौन प्ले करते थे, यंग बॉयज़ ही परफॉर्म करते थे. यंग बॉयज़ जिनको फीमेल बना के रोल्स उनसे करवाए जाते थे. We can also notice cross dressing and gender blending in Shakespeare's comedies like Twelfth Night, As You Like It and The Merchant of Venice. Merchant of Venice के अंदर ये तीनों प्लेस जो हैं इनके अंदर आप दे सकते हो, इनकी कॉमेडीज़ के अंदर ये देख सकते हो क्या, क्रॉस ड्रेसिंग, जेंडर ब्लेंडिंग. मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर भी ये देखने को मिलेगा. इसके अंदर हमारे दो कैरेक्टर्स हैं, पोर्शिया और उसकी जो एक मेड है नेरेसा. वो दोनों क्या करती हैं, जेंडर ब्लेंडिंग, वो क्या है, क्रॉस ड्रेसिंग करती हैं. वो मेल की ड्रेस पहन के वो लॉयर बनती हैं. तो यहाँ पे क्रॉस ड्रेसिंग भी देखने को हमें मिलती है. ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू ड्रामा जो हमें समझना ज़रूरी है बिफोर रीडिंग द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस और एनी अदर विच इज़ अ ड्रामा genre.